हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के बाद आप एक्सेल में गलत फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जो एक्सेल का बैकबोन है। रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो वी लुकअप, इफ, पाइवट टेबल आपको बहुत ही आसान और इजी लगने लगेगा। तो एंड तक बने रहिए, क्योंकि हम रियल कंपनी लेवल का एग्जाम्पल भी सीखेंगे। ठीक है गाइस। हेलो स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले सेल रेफरेंस समझेंगे। सेल रेफरेंस आखिर होता क्या है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए टाइप किया, इस सेल में ए टाइप किया, तो ए सेल में कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एड्रेस बॉक्स है। यहाँ पे I5 शो कर रहा है। I5 का मतलब है कि ए जो सेल में मैंने टाइप किया है लेटर, ये आई कॉलम को शो कर रहा है और 5 रो को, यानी कि ये ए लेटर आई कॉलम और फिफ्थ रो में है। ये देखिए, इसी को गाइस सेल रेफरेंस कहते हैं। सेल रेफरेंस के भी 3 टाइप होते हैं, जिसमें रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस, जिसको हम बारी बारी से समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिलेटिव रेफरेंस, समझेंगे रिलेटिव रेफरेंस होता क्या है। सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, जिसमें आइटम, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, टोटल। आइटम में पेन, बुक, बैग, शूज, वॉच, यूनिट प्राइस 10, 50, क्वांटिटी, ये सब दिया हुआ है। इसमें मैं टोटल निकालना है, तो टोटल मैंने पहले से निकाला हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी हम सेल रिलेटिव रेफरेंस निकालेंगे, समझेंगे कैसे निकालते हैं। मुझे यूनिट प्राइस पता है और क्वांटिटी पता है, तो मैं क्या करूंगा, इनका मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि एक क्वांटिटी का प्राइस 10 रुपीज़ है, तो क्वांटिटीज में 2 दिया हुआ है, तो 2 का हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, इक्वल टू यूनिट प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। एंटर प्रेस करेंगे तो इसका टोटल प्राइस निकल के आ गया है। इसको हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं, यानी कि ये इसमें जो 20 रिजल्ट आया है टोटल, ये इसके यूनिट प्राइस और क्वांटिटी का टोटल दिखा रहा है। इस पर अगर हम कर्सर रखेंगे तो यहाँ देखिए, इसमें B4 मल्टीप्लाई C4 से किया गया है, जिसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए साइन बन के आया है, 10 ब्लू कलर में और क्वांटिटी रेड कलर में। इससे हमें पता चल रहा है कि हमने B4 और C4 का मल्टीप्लाई किया है। तो ये इसका रिलेटिव रेफरेंस हो गया। अगर मैं क्वांटिटी को मिस कर दूंगा तो इसमें देखिए आंसर 0 आएगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी फॉर्मूला लगाया हुआ है, यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी। यूनिट प्राइस तो है बट क्वांटिटी इसमें नहीं है, इसलिए ये 0 दिया हुआ है। और इसने 2 सेल को मल्टीप्लाई किया है, जिसमें टोटल है उससे लेफ्ट में 2 सेल को मल्टीप्लाई किया है। मैं इसमें क्वांटिटी 2 लिख देता हूँ और रिजल्ट आपका 20 आ जाएगा। अगर मैं इसको ड्रैग करना चाहूँ नीचे, तो देखिए ये अपने सभी यूनिट्स का रिजल्ट अपने आप दे देता है। अगर मैं कर्सर इसमें पहले में रखूँ, B4 इंटू C4 आया, दूसरे में रखेंगे तो B5 इंटू C5 आया, और इसमें B6, C6, इस तरह से ये अपने आप नीचे की ओर बढ़ता चला जाता है डेटा के अकॉर्डिंग। अगर मैं मान लो इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं किसी अदर सेल में इसको रख देता हूँ, तो इसमें रिजल्ट गाइस देखिए 0 आ रहा है। 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इसमें हमने जो फॉर्मूला लगाया था, अपने से लेफ्ट के 2 सेल को मल्टीप्लाई करना है। अब 0 के लेफ्ट में 2 सेल जो है ब्लैंक है, इसके जो लेफ्ट में 2 सेल ब्लैंक दिए हुए हैं, इसमें कोई क्वांटिटी, कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये 0 आ रहा है। अगर मैं इसमें 2 रख दूं तब भी ये 0 आएगा, क्योंकि ये अपने साथ के सेल को भी मांग रहा है, इसमें भी कोई डिजिट आपको फिल करना पड़ेगा। सपोज मैं इसमें 3 रख देता हूँ तो रिजल्ट अपने अपने आप दे देगा, 2 इंटू 3 6 रिजल्ट इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है गाइस, कोई भी कॉलम मैं इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ।
सपोज मैं यहाँ कर देता हूँ तो यहाँ भी 0 आ रहा है। 0 का मतलब है यहाँ इसके बगल वाले 2 सेल में कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगा तभी इसका रिजल्ट आएगा। या मान लो 3 रख देता हूँ या 5 रख देते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आपको 15 देगा। 3 × 5 15। तो इस तरह से रिलेटिव सेल्स का यूज किया जाता है। इसमें रो का डेटा चेंज होता रहता है, जैसे जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे रो का डेटा ऑटोमेटिक चेंज होगा। इसमें B4 B5 to C5 B6 to C6 ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। इसका यूज गाइस सेल्स का कैलकुलेशन करने में, मार्केट शीट बनाने में और क्वांटिटी का प्राइस निकालने में यूज किया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट नंबर पे हम समझेंगे एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट डिफरेंस में क्या होता है, किसी भी एक सेल को हमें फिक्स्ड करना होता है। अगर फिक्स्ड नहीं करेंगे तो आंसर गलत आएगा। सपोज मैं एक टेबल मैंने बनाया हुआ है, मान लो एक बिलिंग शीट है जिसमें पेन, बुक, बैग, शू इस तरह से दिया हुआ है। इसका प्राइस है 10, 50, 100, GST हमें देना है। इसमें फाइनल प्राइस यहाँ निकल के आएगा। फाइनल प्राइस को मैं हटा देता हूँ इस बार, क्योंकि GST मान लीजिए मुझे सभी प्राइस में सेम GST रखना है। मान लो 10% GST लगाना है या 5% GST लगाना है, तो मुझे बार बार GST लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो GST को मैंने एक अलग सेल में लिख दिया है, जैसे इसमें 10% दिया हुआ है जो G2 सेल में शो कर रहा है। तो इस तरह से हम निकालेंगे, फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू प्राइस एंड मल्टीप्लाइड बाय GST परसेंटेज। इस तरह से इसका फाइनल प्राइस 1 आया है, क्योंकि 10 का 10% 1 ही आएगा। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं तो सभी सेल्स में ये 0 की ओर बढ़ रहा है, 0 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बगल वाले सेल में, साइड वाले सेल में कोई नंबर GST का नहीं दिया हुआ है। और एक बात, अगर मैं इस 1 वाले सेल में कर्सर रखूं तो देखिए B6 × G2 दिखा रहा है, यानी B6 मल्टीप्लाइड बाई G2 GST। और अगर मैं इस नीचे वाले सेल में रखता हूं तो B7 × G3 दिखा रहा है, यानी B7 तो ठीक है, लेकिन G3 क्यों दिखा रहा है? G3 इसका मतलब ये रॉन्ग आंसर दे रहा है, क्योंकि G3 में तो कुछ है ही नहीं। G3 में हमने ब्लैंक रखा हुआ है, इसीलिए ये रॉन्ग डेटा है। तो हमें इसको परफेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या करना होगा, इस G2 सेल को हमें फिक्स करना होगा $साइन लगा के। इसको सेलेक्ट करेंगे G2 को और F4 की प्रेस करेंगे, ये डॉलर का साइन आ जाएगा। आंसर हमारा अभी 1 के 1 ही है। अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए क्या होता है, सभी में आंसर आपका आ जाता है। सपोज करिए ये अभी तो एक छोटा डेटा है, मान लो कभी 500 एम्प्लॉइज़ का डेटा आ गया, मान लो उनको 10% कमीशन देना है, तो किस तरह से निकालेंगे? तो हमें बार बार उसको चेंज करना पड़ेगा। सपोज करिए मैंने 10% की जगह यहाँ पे 12% कर दिया, तो आंसर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मुझे बार बार हर कॉलम में, हर सेल में इस परसेंटेज को, GST परसेंटेज को या कैलकुलेशन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ GST को ही चेंज करना है। सपोज अभी 12% है, मान लीजिए आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 1 ईयर ये 15% हो जाता है या 5% हो जाता है, तो मुझे कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे सिर्फ GST वाले सेल के नंबर को ही चेंज करना है। सपोज मुझे 5 कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक डेटा सभी का चेंज हो जाएगा। तो इसे एब्सोल्यूट डिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें GST फिक्स किया हुआ है। सभी पेन, बुक, बैग सभी के लिए अलग अलग GST नहीं है, सभी के लिए 5% एक फिक्स है। तो इसमें गाइस $साइन कभी भी मूव नहीं होता, ये फिक्स हो जाता है। देखिए इसमें B6, ये देखिए B6 मल्टीप्लाइड बाई G2 दिया हुआ है। अगर मैं दूसरे सेल में लगाऊं
इसमें देखिए B7 G2 इसमें भी आया, लेकिन हमारा क्या हुआ, B7 रो चेंज हो गया, है, लेकिन हमारा G2 चेंज नहीं हुआ है। सभी में G2 फिक्स रहेगा, रो चेंज होता रहेगा, 8 B9 B10 इस तरह से। इसका यूज कहाँ होता है गाइस, GST बिलिंग बनाने में, डिस्काउंट सिस्टम में, या कमीशन कैलकुलेशन में, टैक्स सिस्टम में। मान लो हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और सभी एम्प्लॉइज़ को 5% कमीशन दिया जाएगा, तो हम इस तरह से इसमें एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ करके बहुत ही आसानी से डेटा को बना लेते हैं। समझ आया गाइस? इसका आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आपका मिक्स्ड रेफरेंस प्रोडक्ट। ABC दिए हुए हैं, मंथ जैन फेब मार्च, और प्रोडक्ट जैन में ये दिया हुआ है, प्रोडक्ट जैन में कितना सेल हुआ है, या फेब में, और मार्च अप्रैल में। ठीक है, इसमें टैक्स रेट दिया हुआ है कि जैन में आपका 5% फिक्स्ड है, फेब में 10% फिक्स्ड है, मार्च में 15 एंड अप्रैल में 20%। तो हम किस तरह से इसका यूज करें और कहाँ हम इसका किस रो को फिक्स करें कि कॉलम को फिक्स करें, ये हमें बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि मिक्स्ड रेफरेंस में या तो कॉलम को फिक्स किया जाता है या रो को फिक्स किया जाता है, जिससे वो एक उसमें लॉक लग जाए और आगे शिफ्ट ना हो एज पर डेटा। तो हम समझते हैं, जिसमें देखिए जनवरी का डेटा कॉलम वाइज दिया हुआ है, फेब का डेटा कॉलम वाइज दिया हुआ है, मार्च का भी कॉलम वाइज है। इसी तरह से जैन भी हमें एक कॉलम में ही फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि जैन में 5% है तो पूरे जैन के डेटा को 5% देना होगा। तो इस तरह से हम फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे। मान लीजिए ये प्रोडक्ट A है, ये B है एंड ये C है। तो जैन में हमें निकालना है इक्वल टू जैन का B6 मल्टीप्लाई बाई टैक्स रेट 5% इक्वल टू। अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये आंसर 0 0 दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये B7 और B14 को ले रहा है, B7 और B14 को ले रहा है, यानी B7 में तो डेटा है बट B14 में डेटा नहीं है, B14 गलत है, यानी कि ये रॉन्ग आंसर दे रहा है। अगर मैं इसको राइट की ओर क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, तो B इसमें C6 और C13 ले रहा है। C6 देखिए, C6 का है, C6 फेब का ले लिया इसने, ठीक है, और फेब का डेटा इसने ले लिया 10, C13 ये इसने ठीक लिया है। बट हम इसको अगर नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो इसमें पूरा डेटा इसमें आपका नहीं आएगा। इसी को हमें ठीक करने के लिए रो 13 को फिक्स करना पड़ेगा। ये रो है ना, रो 13 के आगे हमें इसको लॉक करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ डॉलर के प्रेस करेंगे, ये लॉक हो जाएगा, एंटर। अब हम नीचे की ओर इसको ड्रैग करेंगे तो ये जैन का डेटा आपके पास आ गया है। B6 B13 एंड B का प्रोडक्ट में आएगा B7 B13, यानी B7 B13 C7 B13। इसी तरह से फेब का देखिए, इसको हम अगर फेब की ओर ड्रैग करेंगे, फेब से अप्रैल तक, तो ये सभी का डेटा निकाल के दे देगा। फेब में देखिए क्या है, C6 C13 C7 C13 D7 C8 C13। इसी तरह से D6 D13 D7 D13। इस तरह से हमने ये रो को लॉक करके इसको फिक्स करके हमने ये डेटा प्रॉपरली निकाल लिया है। इस तरह से हम मिक्स्ड रेफरेंस का यूज करते हैं। अगर ये डेटा अभी कॉलम वाइज है, अगर ये रो वाइज है, अगर कॉलम वाइज होता तो हम इसका यूज रो के
कॉलम के आगे बी के आगे डॉलर साइन लगाते और रो में नहीं लगाते। इसका रिलेटिव मूव होता है जिसमें डॉलर साइन नहीं लगाया जाता। रिलेटिव रेफरेंस में, एब्सोल्यूट रेफरेंस में फुल्ली लॉक होता है सेल, और मिक्स्ड में हाफ लॉक, या तो रो या फिर कॉलम। की पॉइंट क्या है, B1 में बीच में लगाएंगे यानी कि रो से पहले तो रो फिक्स्ड हो जाएगी, कॉलम से पहले लगाएंगे तो कॉलम फिक्स्ड हो जाएगा। इसका यूज रिपोर्ट्स बनाने में, टेबल बनाने में, मैट्रिक्स कैलकुलेशन एंड मल्टी कॉलम एनालिसिस में इसका यूज किया जाता है। तो गाइस इस तरह से हमने आज सीखा है सेल रेफरेंस, उसके टाइप्स, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस विद डिटेल, विद एग्जांपल के साथ। गाइस आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी और वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। बाय बाय, सी यू।